हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये हमारा सेशन होने वाला है बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर पेपर का। हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हम लोगों ने अभी तक 6 वीडियोस किया है और 6 वीडियो में हम लोगों ने इतना कुछ सीखा है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाते हैं तो आपके ऑलमोस्ट 70% प्रश्न बन सकते हैं। मैंने उन सारे 6 वीडियो में मैंने इतने अच्छे तरीके से डीपली एनालिसिस किया है कि आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। अभी ये जो लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं, इसमें हम 35 सवाल को करेंगे। ये 2018 का पेपर है और अब लोग आपको लग रहा होगा कि 100 सवाल में आप 35 सवाल कैसे करवाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक 6 वीडियो जो भी मैंने करवाया, तो मैं जब इस पेपर को बना रहा था, इस प्रीवियस ईयर पेपर को, तो जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक 6 वीडियो में, उन सारे से संबंधित सवाल थे। तो इसमें मुझे केवल 35 प्रश्न मिले हैं जो थोड़ा सा नया लगा, जो थोड़ा सा लगा कि मुझे बताना चाहिए। बाकी मैंने जितना भी पढ़ाया उससे ही संबंधित सारे सवाल आते हैं, क्योंकि मैं कोई भी सवाल मैं आपको करवाता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं उसके इर्द गिर्द जितने भी कंसेप्ट है मैं सबको समझाता हूं कि दोबारा वो चीज़ पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप देखें मेरा वीडियो को तो पूरा देखें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको 50-60 सवाल ला के मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, वो नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको कंसेप्ट के साथ पूरा जीएस बता रहा हूँ कि आपको दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, अगर आप अच्छे तरीके से देखते हैं, चीज़ों को नोट्स बनाते हैं तो। समझ रहे बात को? तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। मैंने बोला था कि आपको 10 लेक्चर मैं दूंगा प्रीवियस ईयर के, हालांकि 10 नहीं, हो सकता है 8-9 पे ही रुक जाए प्रीवियस ईयर के सवालों, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस सवाल को हम लोगों ने किया है। अब मेरा जो प्लान है मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग आगे क्या क्या लाने वाले हैं ना। जो भी नए होंगे मैं उनको बता दूं। अभी आपका एग्जाम है 17 को, है ना, अभी 17 को है। आज देख लो 6 तारीख हो चुका है। अभी रात के 1 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो अभी हमारे पास लगभग 10 दिन है ना, 10 दिन। तो लास्ट के दिन में तो मैं आपको उसको इंक्लूड नहीं करूँगा, है ना। टेबल वेबल करना होता है तो दूर में होंगे। तो मैं अभी आपको एक से 2 वीडियो हार्डली से हार्डली मैं प्रीवियस ईयर का लाऊंगा। उसके बाद जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन जो होने वाला है, मैं उसके बारे में आपको चर्चा कर दूं। बहुत महत्वपूर्ण, आप समझ नहीं सकते हो कि जो मैं उस चीज़ को तैयार कर रहा हूं, मैराथन सेशन है ना, मैराथन सेशन। और ये जो मैराथन सेशन होगा, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में तो मेरा प्लानिंग था कि मैं 12 घंटे का लगातार मैराथन सेशन लूँ, बट 12 घंटे लगातार मैराथन सेशन लेने से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा घटेगा और कहीं ना कहीं आप भी 12 घंटे कंटिन्यू नहीं देख पाएंगे, है ना, और वो सही भी नहीं है। तो ये मैराथन सेशन होगा 4 घंटे का, है ना, 4-4 घंटे का होगा। मैराथन सेशन 3 होंगे। अब ये मैराथन सेशन का मैं आपको इम्पोर्टेंस बता दूं, है ना। पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच से स्किप नहीं करना आपको पहले, है ना। बहुत अच्छा चीज़ आपको मिलता है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। हम लोग पहले में देखेंगे हिस्ट्री, ओके, एंड पॉलिटी। पहला मैराथन सेशन हमारा 4 घंटे का चलेगा, 4 आवर्स का मैराथन सेशन, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे 4 आवर का मैराथन सेशन लाइव, ये ध्यान रखिएगा। इस सैटरडे को 4 घंटे का मैराथन सेशन हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रश्नों को करेंगे। अब ये हिस्ट्री और पॉलिटी के ऐसा नहीं कि कुछ भी सवाल उठाया और मैं करवा दूंगा, नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा जो भी आप लोग देखे हो एनालिसिस, तो ये हिस्ट्री और पॉलिटी के मैं इस तरह के सवालों को और इस तरह से मैं एनालिसिस करवाऊंगा सवालों को कि दोबारा आपको वो जो जिस चैप्टर से सवाल आ गया दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये लाइफ टाइम वीडियो जो है ना, ये लाइफ टाइम आपका काम देगा। मीन्स ये नहीं कि बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, जहाँ पे जीएस पूछता है, इन दो जो मैं सवाल करवाऊंगा, सवाल को करवाने का जो मेरा तरीका होगा, पूरा एंटायर सिलेबस में कवर करवाऊंगा, एंटायर सिलेबस कवर करवाऊंगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। सेशन एक और लाइव सेशन लेना पड़े हिस्ट्री पॉलिटी के लिए चलेगा, लेकिन ये 4 घंटे में लगभग हम लोग जो प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, लगभग 150-200 प्रश्नों तो मैं करवाऊंगा। और उसके साथ मैं कितने प्रश्नों को सिखाऊंगा ये आपको पता है जब मैं 2 घंटे का सेशन लेता हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस सेशन को जरूर देखिएगा। बाद में लाइव नहीं देखना है, रिकॉर्डेड देख लीजिए, बट इस सेशन को देखना है। फिर उसके बाद 4 घंटे का लाइव सेशन चलेगा, उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स,
और जियो और इन्वायरमेंट जैसे चैप्टर्स है ना, इनको हम लोग लेंगे। ये 4 घंटे का लाइव सेशन चलेगा, 4 घंटे का लाइव सेशन चलेगा, है ना। ये आपको लाइव सेशन चलेगा 4 घंटे का। इट में भी ये हो सकता है संडे को चले, ये आपको संडे को चलेगा, है ना। ये आपको संडे को चलेगा, लाइव सेशन मॉर्निंग में चलेगा, या हो सकता है मैं इसका अनाउंस कर दूंगा। फिर एक सेशन आएगा 4 घंटे का, उसमें हम लोग साइंस के प्रश्नों को करेंगे। साइंस के प्रश्नों को, जो प्रश्न एग्जाम में पूछने की संभावना है, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कोई भी एग्जाम में हो, उस तरह से इसको कवर करना है कि ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। अगर आप इन तीनों सेशन को देख लेते हैं, 4 या 12 घंटा अगर आप टाइम दे देते हैं इन पूरे वीडियोस को देखने में, तो ये कंफर्म मानिए कि आप जो भी पेपर देंगे, चाहे बिहार दरोगा, चाहे बिहार एसएससी देंगे, जीएस का पेपर, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो देन आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मैं एक बार प्रश्न पढ़ा देता हूँ, मैं दोबारा फिर चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करता हूँ बार बार, है ना। और वो आपको काम है कि आप उसको रिवाइज करें बार बार, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण, इसको देखिएगा। और एक करेंट अफेयर के लिए भी सेशन लाएंगे हम लोग, जो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल होगा। उसमें अभी मैं पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, कि मुझे खुद से सब कुछ करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है और मेरे पास समय का भी थोड़ा सा कमी है। देख सकते हैं कि मैं अब लाइव सेशन, अभी आपको मैं 2 दिन से लाइव सेशन नहीं लिया हूँ, जो 7 बजे मैं लेता था, बट अब ये चलेगा, ठीक है, अब लाइव सेशन चलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जरूर आप देखिएगा, सैटरडे और संडे को ये रिजर्व है आपके लिए सेशन, ठीक है। अब चलेंगे हम सवाल नंबर पहला की ओर। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होगा? अब मैंने जितनी भी कांग्रेस अधिवेशन है सब करवा दिया हूँ, जितना भी कांग्रेस अधिवेशन सब करवा दिया हूँ, सबका इंपॉर्टेंस बता दिया हूँ। उससे बाहर आएगा सवाल तो बोलिए। अब ये 27वां, अब ये देखिए, पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ, 27 नंबर वाला, आर.एन. मंधोलकर थे, है ना, आर.एन. मंधोलकर थे इसके अध्यक्ष, ये बता आपको। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि गया में हुआ 37वां, गया में हुआ, C.R. दास थे, चितरंजन दास, क्लियर। फिर स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में होगा। ओके, तो ये 1920, ये 1912 और ये 1922 में, देखिए। तो बिहार में 2 सेशन, गया और बांकीपुर, क्लियर है। कांग्रेस के बारे में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। फिर से मैंने वो स्लाइड डाल दिया, आपको दिख रहा होगा स्लाइड। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885, संस्थापक A.U. हुम थे, लॉर्ड डफरिन ने उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। कांग्रेस के बारे में कहता है कि सेफ्टी बॉल्व थ्योरी, कांग्रेस के बारे में कहता है कि अंग्रेजों ने अपने सेफ्टी के लिए इसको बनाया। ये किसका बोलना है? लाला लाजपत राय को, ठीक है, सॉरी, लाला लाजपत राय का बोलना है। फिर उसके बाद कॉन्स्पायरेसी थ्योरी देखेंगे तो आर.पी. दत्त का कहना है कि कॉन्स्पायरेसी तो षड्यंत्र है, ये कांग्रेस का निर्माण एक षड्यंत्र है। लाइट कंडक्टिंग जड़ित चालक का जो आपका है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये बोला कांग्रेस अपने पतन की ओर इशारा कर रही है। मेरा महत्वाकांक्षा है कि मतलब इसके निधन में मैं सहायता करूँ। ये लॉर्ड कर्जन का कथन है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस सारे सेशन मैंने बताया 85। अब देखिए 3 बार आपके दादा भाई नौरोजी रहे हैं, 86 में, 93 में और 1906 में। 1906 का महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, है ना। स्वराज शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1906 में किया गया। और स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर सेशन आप देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू। 1931 कराची में वल्लभ भाई पटेल, देखिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति की बात की गई। 1938 क्यों महत्वपूर्ण है? 1938-39 सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। और 1938 में कांग्रेस प्लान आया योजना के लिए। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस किस मतलब पार्टी में प्रॉब्लम होने से, कांग्रेस पार्टी में उनके बातों को नहीं माने जाने के कारण, क्योंकि उन्होंने बोला कि पूर्ण स्वराज को बहुत बड़े लेवल पे हमें फैलाना चाहिए, बट उनकी बात को नहीं माने जाने के कारण फिर ये त्यागपत्र देते हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद बैठते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि 38 में जो आपका ये कांग्रेस प्लान था, उसमें जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति, क्लियर है। इसे राष्ट्रीय योजना का वास्तुकार बोला था जवाहरलाल नेहरू को, है ना। 1946 में सबसे लास्ट आप देख सकते हैं कि जे.बी. कृपलानी। 1940 में सबसे कम, आप देखो 1940 में आपको अब्दुल कलाम आज़ाद,
रामगढ़ में हुआ था। 1940 से पहले 1923 में दिल्ली में स्पेशल से, देखिए कांग्रेस कभी कभी स्पेशल सेशन बैठे थे, तो स्पेशल सेशन जब 1923 में हुआ तो अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में बने थे। अब देखिए सब कुछ है। पहली बार गांधी जी कब आए? 1901 में कलकत्ता में पहली बार गांधी जी कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर आना, कांग्रेस प्लेटफॉर्म के सभा में भाग लेना पहली बार 1901, दिनेश बाजा थे कलकत्ता वाला में, है ना, सब याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि वंदे मातरम 96, है ना, 96 में वंदे मातरम गाया गया, रहमतुल्लाह सियानी। 1900, अब देखिए 1911 में कलकत्ता में वीडी धर थे, जनगण मन, है ना। लखनऊ समझौता अंबिका चरण मजूमदार 12 मैंने बता दिया। पहली बार महिला आपका एनी बेसेंट 17 में कलकत्ता में, और फिर कानपुर में सरोजिनी नायडू 1925 में, बेलगांव महात्मा गांधी। तो ऐसे पहले देखिए लखनऊ में भी 1936 में भी, लखनऊ में भी जवाहरलाल नेहरू। 37 जो पहला गांव में हुआ 1937 में फैजपुर में, गांव में एकमात्र सम्मेलन। तो ऐसे अगर आप चीज़ों को याद रखते हैं तो सवाल कहाँ से छूटेगा। हर एक आपके जितने भी सम्मेलन हैं मैंने अच्छे तरीके से करवा दिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, है ना, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय के बारे में पूछ रहा है, तो ये कोलकाता में है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIIB का मुख्यालय कलकत्ता में है। 1971 में इसका स्थापना हुआ था। अभी मैंने कुछ प्रश्नों को बिना ऑप्शन के रखा क्योंकि ऑप्शन से लिखने का मतलब नहीं है, इतना महत्वपूर्ण भी ये प्रश्न नहीं है, ये स्टैटिक जी के मैं तो कहने का मतलब मिसलेनियस में आ जाएगा, है ना। किसका उपयोग लेड पेंसिल, देखिए लेड पेंसिल सबको पता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है ये विद्युत का चालक है ये ग्रेफाइट। इससे का देखिए हीरा है, कार्बन क्या प्रूफ है, डायमंड, डायमंड कितना मजबूत है लेकिन इसमें लाइन पास नहीं होगा। ग्रेफाइट कितना कमजोर है, इसमें लाइन पास होता है। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में होता है ना। अब देखिए आप पूछता हाइब्रिडाइजेशन पूछ देता है कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आता है, संकरण में आता है, तो अगर ग्रेफाइट पूछेगा तो sp2 है, हीरा पूछेगा sp3 है। हीरा चमकता क्यों है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। क्लियर है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप बताइए, एज ए मंदक के रूप में काम करते हैं, मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्लियर। सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, किसका है, डायमंड का है 2.42, इसे उल्टा कर दो 2.24 ग्रेफाइट का है। तो ऐसे सवालों को ध्यान में रखना। क्लियर है। चलेंगे आगे हम लोग, ग्रीन कलर क्यों आ गया, चलो। 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, देखिए 1857-59 का ये सवाल, ये पहले सवाल को पढ़िए। पुस्तक के लेखक कौन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं लिखा है, इसने बोला 1857-59 का, ये किताब का नाम है 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आगे ये लगा दिया। इस बुक को किसने लिखा, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये बुक है, कार्ल मार्क्स का बुक है। अभी जब आरसी मजूमदार के बारे में पूछेगा तो सिपोई म्यूटिनी, सिपोई मतलब कि सिपाही विद्रोह, सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका क्या है, सिपोई म्यूटिनी, सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए ये आपका आरसी मजूमदार का लिखा है। बीडी सावरकर के बारे में सबको पता है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया बुक है। मतलब 1857 में क्रांति के बारे में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने बोला, इनके द्वारा लिखा गया बुक भी है। ओके, केवल 1857, ओनली बुक का नाम है 1857, SN सेन, केवल बुक का नाम है 1857 और कौन लिखा, SN सेन। और भी बहुत सारे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी TR होम्स के द्वारा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी TR होम्स के द्वारा लिखा गया है। ओके, अब देखिए दिल्ली में 1857 का विद्रोह, बहादुर शाह सेकंड, है ना, जॉन्स निकल्सन ने दबाया, दिल्ली में निकल्सन दबाया, लखनऊ में लॉरेंस ने दबाया, कानपुर में कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया, झांसी और ग्वालियर में पता हिरोज ने दबाया, और कानपुर हो और ये बरेली हो, है ना, कानपुर बरेली ये दोनों जगह कॉलिंस कैंपबेल। ओके, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, है ना, और बिहार में आपके जगदीश कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर। तो कहाँ
कौन से लीडर थे और कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल जिसने इस विद्रोह को दबाया, उसको ध्यान में रखना है ना। 1857 के से ज़्यादा चीज़ों को नहीं पूछा जाता है और बहुत रिपीटेड सवाल है। पाइका नृत्य, ये देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल है, पाइका नृत्य की बात करेंगे तो ऐसा तो ये उड़ीसा में और ये आपका झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, बिहार है, तो बिहार में भी कहीं कहीं होता है, लेकिन मेनली जो है ये उड़ीसा और झारखंड का है ना। क्लियर है। विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में पूछेगा तो 16 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 16 जुलाई 1987 को स्टार्ट हुआ। अच्छा 1987 जब आपके दिमाग में आता है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम आ जाएगा है ना, 1987 में हुआ था। और वियना समझौता 1985 में हुआ था, ओजोन के लिए ही हुआ था। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या इस बार का है, एक ऐसी दुनिया जहाँ सभी 8 अरब लोग आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो। खत्म। जनसंख्या के ऊपर बहुत सारे पॉलिसीज आए, जनसंख्या के ऊपर बहुत सारे पॉलिसीज आए और हमको उसको याद रखना है ना। जनसंख्या के ऊपर बहुत सारे पॉलिसी आए। पहला पॉलिसी 1976 में, पहला पॉलिसी जनसंख्या के ऊपर, पहला पॉलिसी, पहली नीति 1976, फिर 1981, 1976, फिर 1981 और ये है आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आया था। ये एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। महत्वपूर्ण इसका क्या टारगेट था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एनपीआर जो आपका सॉरी ये जाया था, इसका क्या महत्वपूर्ण था, इसका महत्वपूर्ण था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दो भाई। शिशु मृत्यु दर जो है वो 1000 में 30 से कम करना है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको 30 पे लाना है। ये सवाल एसएससी में पूछा है। ये सेम कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्या विशेषता था, क्या इसमें नहीं था, तो आईपीआर को 100 से कितना लाना है, 30 पे लाना है। समझ रहे बात को। वही तरह से था कि प्रति 1 लाख जन्म, मतलब जब 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, 1 लाख बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें मतलब कहने का मतलब कि 100 मृत्यु होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए मीन्स कि जो बहुत मतलब क्या होता था ना पहले कि बहुत सारे माताओं का डेथ हो जाता था ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम में, तो 1 लाख जन्म पे 100 के अंदर लाना है मृत्यु को, है ना, जो एमएमआर बोला गया है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो इसको कम करने का टारगेट रखा गया 100 के अंदर में, है ना बात को। फिर ये भी कि लड़कियों की शादी जो है उसकी उम्र को बढ़ाने के प्रस्तावित करना, मतलब उम्र 21 के आसपास में करना था। ओके, और ये देखिए देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, देर से विवाह देर से संतानोत्पत्ति की करना, तो ये सारे चीजें थे। टीकाकरण का चीजें आपको देखने को मिलेगा, तो ये पूछेगा सवाल तो बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जब वो जेल में थे ना, जब वो जेल में थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब उन्होंने इस बुक को लिखा, इंडिया डिवाइडेड बुक को लिखा जब वो जेल में थे। कहाँ? बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में थे 1946 में, 1946 में जब बांकीपुर जेल में थे तब इन्होंने लिखा इंडिया डिवाइडेड। अच्छा, अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री है ना, सबसे कम उम्र में 1923 में बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस के सेशन में, स्पेशल सेशन जो दिल्ली में हुआ था उसका भाग लिए थे। फिर बाद में 40 के बाद ये रामगढ़ में जो हुआ था 40 में, उसमें ये आपका क्या बोल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब्दुल कलाम आजाद के बारे में ध्यान रखिएगा, इन्होंने बुक क्या क्या लिखा है ना। एक तो इनका एक न्यूज़पेपर चलाते थे अल हिलाल। ओके, अब्दुल कलाम आजाद अल हिलाल, इंडिया विन्स फ्रीडम, इंडिया विन्स फ्रीडम, मतलब भारत को आजादी मिल गई। सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल, त्रिपुरा और हरिपुरी कांग्रेस 1938-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, त्रिपुरी और हरिपुरा में। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। तो देखिए ऐसे सवालों को ध्यान में रखना है, सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में, तो फंसना नहीं है, कैसे भी सवाल आएगा हम लोग आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनहैप्पी इंडिया है, भारत का इंग्लैंड का भारत पे कर्ज है ना, इंग्लैंड का कर्ज भारत पे, मतलब जो इंग्लैंड है उसका कर्जा भारत पे, ठीक है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया करके है, लाला लाजपत राय का बुक है। ओके, और भी बहुत सारे बुक लिखे, यूएसए बुक लिखे, हिंदू होम्स करके, इन्हीं लाला लाजपत राय का बुक था, तो वो थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है, आगे चलेंगे। व्हाट इज स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन, मतलब कि
मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना है। मांसपेशी को जब हड्डी से जोड़ने की बात आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, टेंडन। क्या आ जाएगा, टेंडन जो है मांस एक तरह का कनेक्टिव, देखिए टेंडन हो लिगामेंट हो, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए पूरा प्लांट टिश्यू हम बता दिए हैं, है ना, कैसे स्थायी उत्तक होता है, विभाज्य उत्तक कौन सा होता है ना, मैं जाइलम फ्लोएम, जाइलम में क्या क्या पाया जाता है ना, सब ट्रैकिड पैरेन्काइमा फाइबर सब बता दिया। तो सवाल पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखना है, सब कुछ करवा चुका हूं। तो ये टेंडन, लिगामेंट क्या है, बोन को बोन से जोड़ेगा, बी टू बी, बोन को बोन से जोड़ने का काम करेगा लिगामेंट, है ना, बोन को बोन से जोड़ने का काम करेगा लिगामेंट। अच्छा, फैट कहाँ जमा होता है, किस टिश्यू में पूछ देगा, तो एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वहां पे आपके फैट जमते हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरह से बचाता भी है, मतलब बाहरी इंजरी से बचाता है, तो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो फैट एडिपोज टिश्यू में, टेंडन में एक तरह का आपका जो में पेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, एक तरह का आपका कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये ध्यान में रख। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर में, देखिए सवाल को पढ़े, न्यूक्लियर में तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है। देखिए हम लोग कोशिका भित्ति और केंद्रक झिल्ली में कंफ्यूजन नहीं होना। कोशिका भित्ति जो पूरे सेल के चारों तरफ जो दीवार है ना, वो है आपका कोशिका भित्ति। केंद्रक के चारों तरफ जो है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब केंद्रक झिल्ली, है ना। तो जब सेल वॉल की बात करेगा तो सेल वॉल, पता है कि प्लांट में सेल वॉल होते हैं, हमारे में सेल वॉल नहीं होता है ना। सेल वॉल जो है केवल हम में एब्सेंट है ना, मीन्स एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, सब में सेल वॉल होता है। जो 5 किंगडम पढ़ते हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमेलिया, आर.एच. व्हिटेकर द्वारा, तो हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक है, बाकी सब में है। लेकिन जब केंद्रक झिल्ली की बात करेगा ना, केंद्रक झिल्ली की बात करेगा तो पहला नंबर पे कौन आ रहा है, मोनेरा, उसमें नहीं है। पहला नंबर पे मोनेरा, केंद्रक झिल्ली नहीं, अंतिम में एनिमेलिया, उसमें आपका कोशिका भित्ति नहीं। ऐसे याद रखना, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। तो देखिए सेल वॉल की बात करेंगे तो हम लोग में एब्सेंट है, और जब हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो मोनेरा में है, बाकी सब में है। अब देखिए सवाल कुछ क्या पूछता है, सेल वॉल के बारे में ज्यादा सवाल पूछता है कि सेल वॉल किससे बना होता है। तो जब मोनेरा आएगा तो उसका सेल वॉल पॉलीसेचराइड प्लस अमीनो एसिड से बना होता है, सेलुलोज का नहीं होता है, पहला बात। प्रोटिस्टा में होता है कुछ में। फंगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि काइटिन से बने होते हैं इसके सेल वॉल, और प्लेंटी में तो पता है सेलुलोज से बनाता है ना, सेलुलोज से पेप्टोग्लाइकिन आपको देखने मिलेगा, है ना। तो प्लेंटी में आपके सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है, सेलुलोज के बने होते हैं आपके सेल वॉल, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर, और कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, जैसे खाने का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि मोनेरा है तो ऑटोट्रॉफिक से है ना, लेकिन देखिए फंगी है जो हेटेरोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक, दूसरे चीज़ों पे ये निर्भर होता है, मीन्स के सड़े गले चीज़ों से अपने न्यूट्रिशन लेता है। और प्लेंटी ऑटोट्रॉफिक है, हम लोग तो हेटेरोट्रॉफिक से हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा सवाल हो गया कि यहाँ पे आपका हो जाएगा मोनेरा, ठीक है, क्योंकि देखिए स्लाइम मोल्ड भी प्रोटिस्टा में आता है, तो मोनेरा में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं। जर्मनी के बारे में कह रहा है कि उस पर कौन शासन किया था, जर्मनी में पे शासन कौन किया था। हम लोग जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ते, एक चैप्टर ही हमारा क्लास 9 की 10th में एनसीईआरटी में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, तो हम लोग पढ़ेंगे इटली का और जर्मनी का यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, इटली, जर्मनी और फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं। तो वो चैप्टर महत्वपूर्ण है वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर, और सवाल उससे बहुत पूछा गया है, नेपोलियन के बारे में, बिस्मार्क के बारे में। तो जर्मनी जब आएगा तो ये पहले फ्रांस के कब्जे में था, और 1866 से 69 के बीच में इसका बिस्मार्क के द्वारा, ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा इसका यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है। इसका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिस्मार्क के द्वारा 1866 से 71 के बीच में, 69 नहीं 71 के बीच में, सॉरी, ठीक है, डेट का कोई बात। चलिए, तो 18 से 71 पूछ एग्जाम में दे देगा तो आप आंसर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब आपसे जर्मनी के बारे में पूछेगा तो ओके, लेकिन जब आपको इटली के बारे में पूछेगा, जोसेफ मैजीनी थे इटली का यूनिफिकेशन के को लेके, जोसेफ मैजीनी जिन्होंने यंग इटली मूवमेंट चलाया था, जोसेफ मैजीनी, है ना, रेड कुर्ती मूवमेंट भी चलाया था, सब कुछ चलाया था ये इटली 1861 में। क्लियर, चलिए, ये तो वैलिडिटी का सवाल था थोड़ा सा। स्पिन क्वांटम नंबर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ तो वो तो आपका चक्कर लगा, लेकिन अपने भी घूमते रहता है ना, तो स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही होता है, वो
1/2 प्लस में, 1/2 माइनस में। स्पिन क्वांटम नंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2 है स्पिन क्वांटम नंबर के, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला बताया था, अब ये बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला है ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है NH/2π। एन हमारा यहाँ पे है किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिट में है, और हमारा एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला याद रखना है, सवाल पूछा है, इस पे पूछ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1, ठीक है। ऑलवेज -1 किसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है? जो हेलोजन देखेंगे हम ना, हेलोजन देखेंगे तो जो हेलोजन हम लोग देखते हैं तो उसमें आपको फ्लोरीन मिलता है, फ्लोरीन, उसका हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है ना। अब देखिए दो चीज, एक तो होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, एक होता है इलेक्ट्रो अफिनिटी। चलिए देखिए थोड़ा सा हिंदी वाले के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग शायद विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, और इलेक्ट्रोफिनिटी को मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं अब बताऊंगा तो समझ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है कि बाहर आउटसाइड से इलेक्ट्रॉन को ले लेना, खींच लेना, है ना। इलेक्ट्रॉन को अक्वायर करना, इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को अक्वायर करना अपने कक्षा में आउटसाइड से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है, जो कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट। इलेक्ट्रोअफिनिटी होता है जो एनर्जी खत्म होता है, एनर्जी लिबरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेता है, तो उस एनर्जी जो खर्चा हुआ इलेक्ट्रॉन को बाहर आउटसाइड की कक्षा से इलेक्ट्रॉन को लाना, वो होता है इलेक्ट्रोअफिनिटी, वो कहलाता है इलेक्ट्रोअफिनिटी कहलाता है। समझ रहे बात को? जो कि क्लोरीन में सबसे ज्यादा है, जो कि आपका क्लोरीन में सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, क्लोरीन में सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और नेगेटिविटी रहेगा तो फ्लोरीन याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है, ओके, फंसना नहीं है। कार्बन टैक्स सबसे पहले बार न्यूजीलैंड में, कार्बन इमिशंस करिएगा तो आपको ऊपर टैक्स लगेगा, तो कार्बन टैक्स सबसे पहले बार न्यूजीलैंड में हुआ था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ओके। 2005 में क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। खाना पकाने में वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा, देखिए हाइड्रोजनेशन के बारे में है ना, हाइड्रोजनीकरण के बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजनेशन के बारे में बात कर रहा है। तो हाइड्रोजनेशन में होता है कहीं भी H2 को ऐड करना, किसी भी चीज में, जैसे ऑयल में H2 को ऐड करेंगे तो घी बनेगा, है ना, वनस्पति भी बनेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कैटलिस्ट की, उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कैटलिस्ट में आता है पैलेडियम, निकेल और प्लेटिनम। पैलेडियम पूछा है सवाल, मैं एक भी चीज फालतू नहीं बताऊंगा, और ना फालतू बताता हूँ कभी भी, जो एग्जाम में पूछा है, पूछने की संभावना रहता है उन चीजों को बताता हूँ, एक्स्ट्रा चीज नहीं रटवाता हूँ कभी भी, ठीक है, क्योंकि जीएस भंडार है, समझ बात को। तो हाइड्रोजन वो ऑयल में मिक्स करना है प्लेटिनम के में, तो जाके ये वनस्पति घी बनाएगा। तो ये कौन से आपके कैटलिस्ट उत्प्रेरक कौन पूछा है? पैलेडियम, निकेल और प्लेटिनम। इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकेल, प्लेटिनम, H2 को ऑयल से अगर हम जब रिएक्शन कराएंगे, जब मिलाएंगे ना, हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया कराएंगे, तो हमें वेजिटेबल घी प्राप्त होगा, क्लियर है, वेजिटेबल घी प्राप्त होगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछेगा सवाल, तो फंसना नहीं है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 124 जब पढ़ेंगे ना, और आर्टिकल 124 के 2 के ए में पढ़ेंगे, तब आपको मिलेगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो प्रेसिडेंट को रिजाइनेशन लेटर थमाते हैं। समझ रहे बात को? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ा देंगे आपको सही तरीके से, पूरा समझ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147। समझ रहे बात को, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट, अरे यार आजा कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 है, अनुच्छेद, क्लियर है, ओके। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का,
हमारे संविधान का लास्ट इंटरप्रेटर है। लास्ट इंटरप्रेटर मतलब कहने का मतलब कि अंतिम रूप से जो व्याख्याता है, किसी को समझ में नहीं आएगा संविधान की चीजें तो अंतिम रूप से व्याख्या करने वाला व्याख्याता है वो हमारा है कौन? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 24 से 147। समझ रहे बात को? तो ये ध्यान में रखना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? 33 + 1, 34 का स्ट्रेंथ है। 34 लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे, 34 जज। एक होगा आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये अभी 34 फुल हो चुका है। अभी नया लेटेस्ट जो बने उनका नाम याद रखना है भाई, पूछेगा एग्जाम में। जो लेटेस्ट में जो अभी जज बने हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के एज ए जज के रूप में, उनको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो 34 का स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को पार्लियामेंट बढ़ा सकती है, ये बात ध्यान रखिए। इस स्ट्रेंथ को ओनली पार्लियामेंट हैज टू पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है कि इस स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है समझ बात को। अब अगर हम बात करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो नियुक्त होते हैं ना, तो उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम में तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ये सब होते हैं, और वो ही सब मिलकर जजों को नियुक्ति करते हैं। तो ये लोगों को लगा मतलब जब जुडिशरी इस तरह से काम कर रही है तो एग्जीक्यूटिव को प्रॉब्लम होगा, आपके विधायिका को दिक्कत होगा। तो विधायिका को लगा कि ऐसे नहीं, नियुक्ति करवाएंगे हम लोग। तो उन्होंने कमीशन लाया। 99th अमेंडमेंट हम बता चुके हैं ना सब, 2014 NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कुछ करके होगा हिंदी में, ठीक है। तो NJAC का नियुक्ति क्या बोला, ये जज को नियुक्ति करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखो हमें संविधान के से हमें क्या प्राप्त है, हम एक इंटरग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैं। हम किस तरह एकत्रित और स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। जो लेजिस्लेचर है वो कहीं ना कहीं घुस रहा है चीज़ों को। तो ये NJAC को खत्म कर 2015 में कर दिया गया, और भी कॉलेजियम सिस्टम से ही ये चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब क्वालिफिकेशन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कौन बन सकते हैं भाई, जज बनना है, ठीक है, बना देंगे। कैसे बनेंगे? तो पहले तो तुम इंडियन हो, ठीक है, इंडियन हो गए, सब है, सब लोग हैं, सब बन जाएंगे जज, है ना। अब क्या कहेंगे कि चाहे तो तुम 5 साल 5 ईयर हाई कोर्ट में जज हो। बोला हाई कोर्ट में तुम अगर जज रहे हो 5 साल तो तुमको बना देंगे, ठीक है, खाली होगा सीट। तो चाहे 10 साल हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट से नीचे वाला कोर्ट, एनी अदर कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, 3-4 हाई कोर्ट मिला के 10 साल है ना, 10 ईयर एडवोकेट हो, क्या हो, वकील हो। ये या इमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। इमिनेंट ज्यूरिस्ट मतलब प्रेसिडेंट के नज़र में एक आप अच्छे न्यायवादी हो, मीन्स कि प्रेसिडेंट को लगता है कि आदमी के पास मतलब इनका मतलब सेंस, इनका दिमाग इस तरह से है कि ये न्याय दे सकते हैं, तो इनको हम एज ए जज के रूप में नियुक्त कर देंगे, डिग्री हो या ना हो। मतलब ऐसा होता नहीं है बट ऐसा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार बन गया तो 65 साल, 65 ईयर है ना, 65 ईयर बन गया तो 65 ईयर रिजनेशन प्रेसिडेंट को देगा। और इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसको अगर हटाना हो 65 साल से पहले तो भैया लोकसभा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अरे क्या चल गया, लोकसभा में 100 लोग से, राज्यसभा में 50 लोग से आपको हटाने का जो प्रपोजल है ना, ये पास करवाना पड़ेगा 100 MP से, तब जाके प्रपोजल जाएगा स्पीकर के पास। किसके पास? स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के पास। फिर स्पीकर का मान होगा तो इसको मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। मान लिया तब जाएगा प्रेसिडेंट, तब जाएगा फिर आपके इस पे 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा तब जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब जाके हटेगा। वो भी जब आप किस आधार पे, जब इनकैपेसिटी उनके पास, मतलब वो जज के अंदर इनकैपेसिटी हो या संविधान के साथ कुछ न कुछ मिसबिहेवियर हो, तभी हटा सकते हैं। मतलब हटाने की प्रक्रिया बहुत तगड़ा है और ऐसे जल्दी नहीं हटता। इसी तरह CAG को हटाने की प्रक्रिया है, मैंने कल बताया था, इसी तरह CAG को हटाने की प्रक्रिया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है।
समझ रहे बात को। हाँ, ये भी था कि ये 230 मेजोरिटी से पास होने के बाद एक कमेटी गठन होगा। कमेटी जब गठन होगा तो कमेटी में उसको दोषी पाया जाएगा, है ना। कमेटी में लोग रहेंगे, ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस भी रह सकते हैं, हाई कोर्ट के भी जज रहेंगे, जस्टिस रहेंगे, ओके। कोई और भी प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वो सब मिला के करेगा तब जाके हटेगा। जज ऐसे नहीं हटा सकता है, समझ रहे बात को। ये सिस्टम है, बहुत लेंदी है, बहुत तगड़ा सिस्टम है, समझ रहे बात को। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर, जो सवाल में एग्जाम में पूछता है। आर्टिकल 124 का 1 है ना, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, चीफ जस्टिस होंगे और 33+1 होंगे, ये कहता है ना। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट गठन के बारे में 33+1 की बात करता है। ये 124 के 1 में, 124 के 1 में। जब 2 में आएंगे तो क्या आएगा, 2 में आएंगे तो प्रेसिडेंट है, इसका नियुक्ति करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हो, सब की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। जब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो 2 के ए में कहता है कि रिजाइन भी हम किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही देंगे। रिजाइनेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ये सवाल था, है ना, 124 के 2 के ए में। अब इतना डिटेल से मैं क्यों बता रहा हूँ कि सवाल पूछा है, जो यहाँ पे डिटेल होगा, ऐसा नहीं सारे आर्टिकल्स में बताऊंगा, कुछ जो डिटेल से पूछा उस सवाल को बताऊंगा, और वो सब याद करना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं है। 124 के 3 में क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैंने बता दिया, है ना। 4 में क्या है, 4 में क्या है, रिमूवल, कैसे हटाना है, इसको हटा दो, है ना। मैंने पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट बनाया, घर बनाया, वहां पे लोगों को बैठाने के लिए उसको नियुक्ति किया। वो लोग कभी हट भी सकते हैं, उस लोग का क्या योग्यता होना चाहिए, उस लोग को कैसे हटा सकते हैं। 24 में खत्म। 125 क्या है, वेतन। 125 क्या है, वेतन। 129 क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखीय न्यायालय। आर्टिकल 131 बताइए। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन कहने का मतलब कि जब 2 स्टेट लड़ जाए, 2 से 3 स्टेट लड़ जाए, फेडरल डिस्प्यूट की बात करेगा। जब भी किसी तरह का संघीय विवाद हो, किसी तरह का फेडरल डिस्प्यूट हो, तो उसमें केवल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उन चीज़ों पे बहस करे, उन चीज़ों पे ऊपर देखिए डिस्कस करे। हाई कोर्ट नहीं उसमें घुस सकता है। तो ओरिजिनल जुडिक्शन, इसको बोलते हैं मूल न्याय क्षेत्र। ओरिजिनल जुडिक्शन, मूल न्याय, हिंदी वाले लिखते हैं मूल न्याय क्षेत्र। आर्टिकल 131 में, ओके। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी अगर जजमेंट देगी तो इंडिया के पूरे चारों तरफ, पूरा हर जगह फैल जाएगा, इंडिया के चारों तरफ वो मान्य होगा। आर्टिकल 141। आर्टिकल 142 मणिपुर में इस्तेमाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री देती है, देन यू हैव टू फॉलो, सबको मानना पड़ेगा। 142 में 143 सबको पता है, 143 जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, जो सोच रहे 143 वो नहीं होगा। तो क्या होगा, एडवाइजरी जुडिक्शन, परामर्शीय। जब भी लगे प्रेसिडेंट को कह रहे यार हमको समझ में नहीं आ रहा है इस संविधान के बारे में कुछ चीज़ें, तो एडवाइजरी जुडिक्शन ले सकता है। ये आपका इसमें आर्टिकल 143 में है ना, समझ को। 145 में क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, रूल्स ऑफ कोर्ट है, वो चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे। चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम के साथ चेंज करना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका ये है। एक्सेलरेशन, जब ऊपर से कोई सामान गिरेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ऊपर से कोई फ्री फॉल बॉडी है, जब भी कोई फ्री फॉल बॉडी है, जब ऊपर से कोई गिरता हुआ बॉडी, मतलब कोई सामान है फ्री फॉल बॉडी है, तो यूनिफॉर्म, उसमें किस तरह का त्वरण होगा, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को छोटका जी बोलते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो गया। वास्को डी गामा भारत का, अब ये सवाल हल्का बोलेगी तो सब कुछ पता है, क्यों डाले हैं 1498 सब जानते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों डालें, अब इससे के थ्रू हम पूरा पोर्टुगल्स करवा देंगे, है ना, पूरा पुर्तगाली खत्म कर देंगे। ये सब पढ़ाया हुआ चीज़ लिया गया। देखिए पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रिंस द हेनरी था, है ना, प्रिंस हेनरी था, उसको लगा बहुत हम चारों तरफ घूमेंगे, पूरा समुद्र चारों तरफ खोजेंगे, देश खोजेंगे, अलग अलग देश खोजेंगे, वाह सही है। उसने इनकरेज किया, इसलिए उसको बोला गया हेनरी द नेविगेटर बोला गया, उसको नाम ही रख दिया कि चलो तुम घूमो, ठीक, चारों तरफ घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, खोजो जगह खोजना है। तो उसने खोज का एक दौर स्टार्ट किया और एक संधि हुआ
ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास की संधि हुआ। स्पेन बोला कि देखो ऐसा है ना कि पूरा अटलांटिक ओशन का बांट दो, तुम इधर इधर जाना और हम इधर खोजेंगे। अटलांटिक ओशन है ना इस आकार का, बोला इधर तुम घूमो, स्पेन को बोला इधर हम घूमेंगे। पोर्टुगल से बोला कि हम, स्पेन का था ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकत में पहुंचा हेक्टर नामक जहाज पे। अब्दुल माजिद एक गुजरात का व्यापारी था, उसके सहायता से उसको दिशा मिला और जमोरिन जो राजा था उसने उसको वेलकम किया। खत्म। हेक्टर जहाज, अब्दुल माजिद का हेल्प, जमोरिन वेलकम। 1498 में पहुंचा कालीकट बंदरगाह पे। क्लियर। इससे पहले बार्थोलोमेव डियाज थे, वो केप ऑफ गुड ऑफ अफ्रीका के नीचे केप ऑफ अंतरमासा द्वीप है, वहां पे पहुंच चुका था। 1487 में, फिर लौट गया। उसको केप ऑफ स्टॉर्म बोला कि बहुत स्टॉर्म आता, तूफान आता है, इसलिए केप ऑफ स्टॉर्म भी रख दिया। लेकिन केप ऑफ गुड 1487 में, फिर कोलंबस 1492 में रेड इंडियन मतलब बहामास पहुंच गया। कोलंबस जो था इधर पहुंच गया स्पेन की तरफ, मतलब कहने का तो अमेरिका खोज कर दिया, है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये देखते कैसे कैसे करके आया था ये, है ना, यहाँ से लौट गया था। फिर जब वास्को डी गामा आया था फिर घूमते घूमते चला गया। ठीक है, वास्को डी गामा फिर ऐसे आया ऐसे करते 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 कालीकट पहुंच गया। तो हमने देख लिया। अभी और भी क्या चीजें देखिए आप पढ़ेंगे, है ना। जब सेकंड जो आने वाला आपका पोर्टुगल है वो पेड्रो अल्वेराज कैब्राल है। सेकंड पोर्टुगल जो इंडिया में आया वो पेड्रो कैब्राल है, 1500 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा फिर दोबारा 1502 में आया। वास्को डी गामा के बाद है सबसे पहली बार पुर्तगाल ने 1503 में कोचीन में फैक्ट्री बनाया, 1505 में कन्नौर में सबसे पहला फैक्ट्री कोचीन, सबसे पहला फैक्ट्री कोचीन 1503 में, फिर 1505 में कन्नूर में। गवर्नर देखिए, सबसे पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा, पहला गवर्नर अल्मेडा, पुर्तगाली गवर्नर पहला अल्मेडा। अल्मेडा का काम क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। बोला कि हमें समुद्र में मजबूत बनना पड़ेगा। इसने 2 युद्ध लड़ा, चौल का युद्ध, दीव का युद्ध, खत्म। ओके, अल्बुकर्क आएगा सेकंड आपका सबसे पावरफुल रियल फाउंडर मानते हैं इसको। क्यों मानते हैं? इसने कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया, इसने गोवा को जीता, आदिल यूसुफ शाह से गोवा को 1510 में जीता, चारों तरफ जीत गया। कॉटेज सिस्टम प्रणाली रखा, बोला कि जो भी इस महासागर में जो भी मतलब व्यापार करेगा हमसे टोकन लो। कॉटेज सिस्टम चालू किया, सती प्रथा खत्म किया, है ना। फिर उसके बाद इसने जो पोर्टुगल के जो भी अधिकारी है उसको बोला कि इंडियन महिलाओं के साथ शादी करो और जनसंख्या बढ़ाओ अपना। इन्होंने 1515 में संत जेवियर चर्च गोवा में स्थापित किया। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में क्या याद रखना है? रियल फाउंडर, सती खत्म करना, 1510 में गोवा को ले लेना, है ना, चर्च संत जेवियर चर्च को, कॉर्डियस सिस्टम को देख लेना, पूरा बेस को फैलाना, ठीक है, सती खत्म करना। नीनो डी कुन्हा आएगा। कुन्हा का महत्वपूर्ण क्या है कि कोची से गोवा अपना राजधानी शिफ्ट किया 1530 में और द्वीप को कैप्चर किया, खत्म। इसका क्या काम है? इन्होंने क्या क्या दिया? इन्होंने इंडिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में दिया। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में आया 1556 में, इसके द्वारा ही आया। और तंबाकू, पोटैटो देख रहे हैं, सब पाइनएप्पल देख रहे हैं, सब उसके द्वारा ही इंडिया में आया। तब पहले आलू नहीं होता था इंडिया में तंबाकू नहीं होता था, इंडिया लोग अच्छे थे, तंबाकू नहीं पीते थे, लेकिन अब आ गया, है ना। और पहली बार जो मेडिसिनल पौधे, जो भी आपके मेडिसिनल पौधे होते हैं, तुलसी उलसी, उस पर साइंटिफिक काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। अब खत्म क्यों हो गया पोर्टुगल? खत्म क्यों हो गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरता इनके अंदर था, है ना। और पुर्तगाल में स्पेन का देखिए 1530 तक पुर्तगाल में स्पेन का शासन हो गया एक तरह से पूरा तरीके से, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर 1661 में बॉम्बे को दहेज में दे दिया चार्ल्स सेकंड को, तो खत्म हो चुका है। 1631 में हुगली मुगलों के अंदर चला गया, तो ये सारे सिस्टम खत्म, वो सब नहीं पढ़ना, ठीक है, कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं, 3-4 चीजें रखना, पूरा पोर्टुगल खत्म, कोई मतलब नहीं। योजना किस सूची में? योजना है, प्लानिंग है, सब लोग प्लानिंग करते हैं तो कंकरेंट लिस्ट में आया, कंकरेंट लिस्ट में आएगा। योजना सब लोग प्लानिंग करते कहाँ आ जाएगा? कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा, है ना। कंकरेंट लिस्ट में तो संबंधित सूची में आ जाएगा। 3 तरह की सूची है ना, 3 तरह की सूची है हमारे अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में हमें 3 तरह के लिस्ट आते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा जो बच गया कहाँ चल जाएगा? रेसिडुअल, अवशिष्ट शक्ति, जो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति हमने लिया कनाडा से और आर्टिकल 248 में जो भी बच गया ये सब्जेक्ट्स वो हमने रेसिडुअल्स में डाला, अवशिष्ट शक्ति में। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, ये सिस्टम हमने कनाडा से लिया और आर्टिकल 248 में। यूनियन लिस्ट हमारे पास कितना है? पहले 97 था, लेकिन अब हमारे पास कितना? 100 है। पहले 97 था, अब हमारे पास 100 है यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो पहले हमारे पास 66 था, और आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन से 5 गो माइनस हो गया और 5 गो कनकरेंट में आ गया। पहले कनकरेंट 47 था, 52 हो गया। 5 गो कौन सा आया? सबको पता, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वेट एंड मेजरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है ना। तो वो ध्यान में आपको रखना है। हम चलेंगे आगे। संसद द्वारा कोई भी, तो संसद लोकसभा राज्यसभा पास कर दिया, तो तीसरा जो बॉडी है, तीसरा जो अंग है राज्यसभा संसद के, कौन है? राष्ट्रपति के पास जाएगा। आर्टिकल 111 के तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति साइन करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति रोक के रखेंगे, विथहोल्ड करके रख सकते हैं,
विथ होल्ड करके रख सकते हैं और राष्ट्रपति इसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं। बोलेंगे देखो ऐसा है, जो तुम बिल मेरे पास भेजो साइन के लिए, इसमें कुछ गड़बड़ी है, चेंज करके दो। और जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा जो है इसको चेंज करके अगर दे देगा इस बिल को, है ना, तो फिर दोबारा राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है, इस बात को ध्यान। लेकिन अगर मनी बिल हो, आर्टिकल 110 के थ्रू अगर मनी बिल हो, तो मनी बिल आर्टिकल 10 में कहता है धन विधेयक कि जब भी धन विधेयक पेश करे तो पहले राष्ट्रपति का सिफारिश ले। राष्ट्रपति बोला कि हाँ ठीक है पेश कर दो, जब राष्ट्रपति ने बोला कि पेश कर दो, राष्ट्रपति ने बोला पेश कर दो, और फिर राष्ट्रपति बोलेगा कि हाँ हम इस धन विधेयक को लौटाना चाहते, इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो नहीं, धन विधेयक के केस में राष्ट्रपति दोबारा नहीं लौटा सकता है, क्योंकि तुमसे ही तो पूछ के हमने किया था, आपसे ही हमने पूछा और इसको पेश किया और आप बोले लौटाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। तो ये अब ध्यान रखिए, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, खत्म। तो कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, सब पढ़ाया हुआ चीज़ें पढ़ा दी हैं। एशियाई शेर के लिए गिर है ना, गिर गुजरात में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। साइनोबैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। देखिए साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी है लेकिन एल्गी नहीं है, नाम है एल्गी, एल्गी है ना, इसका नाम क्या है, हरा नीला शैवाल, लेकिन शैवाल नहीं है, हरा नीला शैवाल, लेकिन दिस इज नॉट एल्गी, दिस इज नॉट एल्गी, कंफ्यूजन नहीं होना है। हरा नीला शैवाल बोलते हैं बट ये एल्गी नहीं है, ये मोनेरा में आता है। कहाँ आता है, मोनेरा में आता है। दिस इज इसका जो है मतलब किंगडम, वो मोनेरा किंगडम में आता है, ध्यान में रखिएगा। ये जो है ना आपका नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जैसे दो आपको नाम लिख दो, नोस्टक नाम आएगा, पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा, नोस्टक है ना, नोस्टक है, और एनाबीना, एनाबीना सॉरी, ठीक है, एनाबीना, ये दो जो आपके एल्गी आपके जो साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टक और एनाबीना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। वैसे वैसे साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट, खत्म, है ना, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। अब एक और नाम आता है एजोस्पिरिलियम, एजोस्पिरिलियम, एजोस्पिरिलियम एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो कि धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। धान के खेत में पाया जाने वाला ये साइनोबैक्टीरिया जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ये एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है। कंप्लीट हो गया। चलिए सिंध, आप देखिए यहाँ पे देखिए, अरे तो मिलाया हुआ है यार, नहीं ठीक है, हरियाणा राखी गढ़ी सबसे बड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में राखी गढ़ी है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा पूरे सिंधु घाटी सभ्यता मतलब जो पाकिस्तान में फैला हुआ, तब गनेरी वाला, फिर मोहनजोदड़ो, फिर राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी हो गया, हरियाणा में है। ओके, सिंध कोट डीजी में है ना। पश्चिम बंगाल में बालाकोट सही है, और दक्षिण बलूचिस्तान में सरायकेला, दक्षिण बलूचिस्तान में आपका सरायकेला है, दक्षिण बलूचिस्तान में आपका सरायकेला है। क्लियर है। हाँ, अरे सोशल फॉरेस्ट्री मतलब यही होता है यार कि आपके पास अगर खाली ज़मीन है तो उसमें ना आप ऐसा करो कि पेड़ वेड़ रोप दो, तो पेड़ रोप दोगे और भी बहुत सारे फोडर्स क्रॉप्स रोक दो, तो उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट्स में भी आपको, अब अगर बड़ा पेड़ रोपते हैं तो पेड़ आपको छां भी दे रही है, लकड़ी भी दे रही है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक तरह से कहने का मतलब कि सामाजिक वानिकी इसको बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री में इसका एक एग्जाम्पल है। अगर आप पेड़ रोपे तो आपको अच्छा हवा दे रहा है ना, आपको लकड़ी उकड़ी सब मिल रहा है, आपको अगर आपने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है तो आपको खाना पीना भी मिल रहा है, मेडिसिन से तुलसी रोपे तुलसी मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये सब घास उस अगर उपज जाएगा तो उससे आपके गाय बाय भी खाएंगे, है ना, मिट्टी का उपज बढ़ेगा। फिर आप देख सकते हैं कि सॉइल इरोजन में भी आपको हेल्प मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प मिलेगा, छाया मिलेगा। इस तरह के आपके मतलब कहने का मतलब इसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स कौन है। फंडामेंटल राइट तो पूरा मैं पढ़ा दिया हूँ, वहाँ से अगर सवाल बाहर पूछे तो मुझे बता देना, ठीक है। मैंने बताया था आपको हर एक चीज़, है ना, जितना भी हो हर एक चीज़ बताया, बोलता था 15, 16, 19, 29, 30, ये ऐसे आपके फंडामेंटल राइट है जो केवल भारतीय नागरिक को मिलेगा। ये पूछा था सवाल। अब देखिए ये क्या है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 का 1 है। तो अब ये सब चीज़ें हैं। ये क्या कर रहा है कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बैठा, ऐसा कब हुआ कि आप अपना एक संस्था नहीं खोल सकते पढ़ाने का? ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है।
समझ रहे बात को, फंडामेंटल राइट में पूरा मानव पीत रस, बाइल जूस, बाइल जूस का काम क्या है, लीवर जो है हमारा बाइल जूस को सेक्रेट करता है, लीवर जो है वो हमारा पीत रस बाइल जूस को सेक्रेट करता है, और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में आपका ये बाइल जूस आपका जमा होता है, ठीक है यहाँ पे। और ये इसका पीएच मान आप बात करेंगे तो एल्कलाइन इन नेचर है, 7.7 है, ओके। इसका काम है आपका जो वसा है, जो आपका फैट है उसको पाचन के लिए बाष्पीकरण करना, और वसा में जो भी विटामिन है उसको खींच लेना, ये इनका काम है। और डाइजेशन में भी काम आता है इनका, एक्सक्रेशन में भी काम आता है, तो ये बाइल जूस आपके ध्यान में रखना है, ओके। यदि एक वास्तव में एक बिंदु पर साम्यावस्था हो जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हो, निवेश और बचत सब बराबर, सरकार का व्यय क्या होगा वही बराबर हो जाएगा, आय के बराबर, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, जब संतुलन पढ़ते हैं, जितना सेल करने वाला आइटम है उतना बाई करने वाले लोग, जितने सेल करने वाले लोग हैं उतने बाई करने वाले लोग हैं, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मार्केट एकदम संतुलन में, इक्विलिब्रियम में है। जितना डिमांड है, जितना सामान का डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो उसी तरह से अगर सरकार के अगर हम बात करेंगे, बजट में पढ़ेंगे तो कह रहा है कि अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है कि जब जितना इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार उतना सरकार का सेविंग प्लान है, तो सरकार जितना भी मतलब खर्चा करेगी, जितना एक्सपेंडिचर करेगी, सरकार उतना ही इनकम भी होगा, तभी तो सरकार का निवेश और बचत, इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होगा। तो ये है हमारा सरकार के आय के बराबर, खत्म। क्या ही करना है जीवन के जीवों के, देखिए आप अगर हम पढ़ेंगे 5 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, ठीक है वो चलिए। तो यह कर रहा है कि जो आप देखते हैं, जैसे आपका नाम क्या मनुष्य क्या है, होमो सैपियंस है ना, होमो सैपियंस है। अब जैसे कि पैंथेरा टिग्रिस लिख दीजिए, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो लिख दीजिए, है ना। तो आप ये देखिए, ये पैंथेरा क्या है आपका, पैंथेरा क्या है, जीनस, पैंथेरा जीनस है, मतलब ये उस जात, मतलब आप कह सकते हो उस वंश का है, ठीक है। ये टाइगर, ये लाइन है, तो सबका वंश है कि होमो सैपियंस। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये जीनस को दिखाता है, और सेकंड वाला पार्ट है वो उसके प्रजाति को दिखाता है, स्पीसीज को दिखाता है। उसमें बहुत सारे पैंथेरा के बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं। उसी तरह से आपका ये जो सेकंड है, पहला जीनस और सेकंड स्पीसीज, पहला वाला कैपिटल लेटर, पहला कैपिटल लेटर में लिखा था, बाकी सब स्मॉल में लिखा था। इस चीज को ध्यान में रखें, सवाल पूछ सकता है, ओके, कभी पूछ सकता है एग्जाम में, तो फंसना नहीं है, ठीक है सर, बात को फंसना नहीं है, ओके। और भी चीजें जैसे कि अगर हम बात करेंगे, हाँ किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम पहला हमारा कौन दिया था, पहला था कार्लोस लिनियस, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के पिता कार्लोस लिनियस, 1798 बोला था। एलिमेलिया और किंगडम में 2 भाग में बांटा था। फिर देखिए आर एच व्हिटेकर, आप देखिए आर एच व्हिटेकर को देख लीजिए भाई, आर एच व्हिटेकर को देख लीजिए, 1969 में 5 किंगडम बांटा है ना, मोनेरा, पोटिस्टा, फंगी, एनिमिलियन, आपका प्लेंटी, है ना। कभी कभी हम लोग अर्नेस्ट हैकल के बारे में सुनते हैं, अर्नेस्ट हैकल जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, अर्नेस्ट हैकल, है ना, अर्नेस्ट हैकल, ओके। इसने आपका मोनेरा को रखा था और प्लेंटी और एनिमिलिया को। कोपलैंड आया, कोपलैंड, कोपलैंड, हर्बर्ट कोपलैंड आया, है ना, 1938 में के आसपास। इसने 4 किंगडम बांटा, और 4 किंगडम में क्या बांटा था, इसने एक प्रोटिस्टा को शामिल कर दिया, है ना, ओके। तो ये कोपलैंड, तो ये सारे आपको किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखना है, हो सकता है मिलाने के लिए दे दे। मानव प्रजनन में निषेचन आराम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला फर्टिलिजेंस जो है ना, वो मैच्योर्ड जो एग होते हैं, मैच्योर्ड एग होते हैं, परिपक्व अंडे जो होते हैं, वहां से आपको फर्टिलिजिन निकलता है, वहां से फर्टिलिजिन का, तो याद रखना फर्टिलिजिन जो है। अच्छा, एक्रोसोम क्या होता है, जब आप स्पर्म का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे स्पर्म का, है ना, तो जो आगे वाला हेड में होता है वो एक्रोसोम होता है, वो क्या होता है, एक्रोसोम होता है, ठीक है, एक्रोसोम होता है ये। तो ये ध्यान रखिए, जो फर्टिलिजिन है वो परिपक्व अंडे से, मैच्योर एग से, ओवम से इसका आपका कहने का मतलब कि स्रवण होता है ना, ये ध्यान में रखना है, मैच्योर एग या ओवम से आपका इसका स्रवण होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होता है, यूटेरस में होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इसलिए बनाता है कि कार्बन के पास 3 गुण है। कौन 3 गुण है, कि इसका वैलेंसी 4 है,
इसलिए ये बहुत सारा बॉन्ड बना देता है, लार्ज नंबर ऑफ एटम बनाएगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 4 बॉन्ड, है ना, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। क्लियर? ओके, इसका न्यूक्लियस छोटा है और 6 गो प्रोटॉन है और 6 गो न्यूट्रॉन है, इसलिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचते रहता है ना। और सबसे लास्ट में सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है कार्बन का, वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का प्रॉपर्टी होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाना, जो कि मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी आपको इसमें देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा? कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाल पूछेगा घुमा के हम आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कीस्टोन प्रजाति का तत्व, कीस्टोन प्रजाति का तात्पर्य अगर आप मानेंगे ना, कीस्टोन बोलते हैं जैसे कि ये की नोट्स है। अभी आप पढ़ते हो ये इस चैप्टर का की नोट्स है, इसको पढ़ लो तो काम इस चैप्टर का सबको समझ में आ जाएगा, है ना। की डॉक्यूमेंट्स है। ओके, तो की स्टोन प्रजाति उन प्रजातियों को बोलते हैं कि जो संख्या में ज़्यादा नहीं होते हैं, संख्या में ज़्यादा उनका बायोमास नहीं है, उनका कमी है, परंतु वो इकोसिस्टम पे, परंतु वो उस कम्युनिटी पे कम रहने के अलावा, रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रभाव, बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है, वो होते हैं कीस्टोन। वो होते हैं, जैसे आप देखिए एक एल्गी है, एल्गी शैवाल है ना, उसको फॉरेस्ट एल्गी भी बोलते हैं। फॉरेस्ट एल्गी मतलब बहुत बड़ा बड़ा एल्गी है, बहुत बड़ा बड़ा, है ना, समुद्र के अंदर पाया था, उसको केल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्प। केल्प बहुत बड़ा एल्गी है, इतना बड़ा एल्गी है कि इसमें बहुत सारे जीव इस पेड़ पे रहते हैं, मतलब समुद्र के अंदर उस पेड़ के आसपास में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो भी चीजें हैं, ये मतलब एक इकोसिस्टम बना के रखा। लेकिन इस केल्प, ये जो केल्प है ना, इस केल्प को सी आर्चिन, ये सी आर्चिन जो है ना, सी आर्चिन एक तरह का जीव है, इस केल्प को खा जाता है। इस केल्प को, अगर इस केल्प को खा जाएगा तो इस केल्प पे जो भी जीव रह रहे हैं, इस केल्प के आसपास जो भी जीव रह रहे हैं, जिनका हैबिटेट है, वो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना भाई, उनको घर छीना जाएगा। तो इस सी आर्चिन की अगर बात करें, सी आर्चिन को खाने वाला है सी ऑटर। कौन खाएगा? सी ऑटर। सी ऑटर जो है ये खा जाता है। अब जब बैलेंस बन गया, सी ऑटर जब इसको खाएगा तो सी ऑटर देखिए कम संख्या में, लेकिन इस सी आर्चिन को खा के स्केल्प को बचा लेता है। स्केल्प को बचाने से कितना लोग मतलब कितने इकोसिस्टम पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो कीस्टोन स्पीशीज उसको बोलते हैं। अब देखिए अब सवाना के मैदान देखिए, सवाना के मैदान देखिए, बहुत बड़े बड़े पेड़। हाथी इसलिए है कि हाथी उस पेड़ को खाते हैं ऊपर में। अगर वो हाथी नहीं खाएगा, हाथी नहीं रहेगा, तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, तो कहीं ना सनलाइट नहीं आ पाएगा। सनलाइट नहीं आ पाएगा तो जो छोटे छोटे जीव जो सनलाइट पे ही जीवित हैं, वो नहीं हो पाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका भी एक इम्पोर्टेंस, जैसे आप देख सकते हैं ना कि ये मैं आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये जो शेर है, इसने हरे जो आपके शाकाहारी चीज़ों को मारा, है ना। शाकाहारी चीज़ें नहीं रहेंगी ज़्यादा, तो ज़्यादा संख्या में शाकाहारी अगर जीव हो जाएंगे तो सारा वनस्पति खा जाएंगे, है ना। लेकिन जब इसने जीव को मारा तो कहीं ना कहीं जो हाइबरनेशन और सारे, मतलब कहने का मतलब, अब देखिए जब जो चील है उन सड़े हुए चीज़ों को खाएगा, अगर ये नहीं मारेगा तो चील को क्या मिलेगा? चील को नहीं कुछ मिलेगा, ये जो छोटे छोटे स्कैवेंजर्स उनको नहीं कुछ मिलेगा। तो ये सारे जो आप देख सकते हैं ना, इसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। तो कभी सवाल पूछेगा तो कभी भी नहीं छूटेगा, है ना। आपका दरोगा का सवाल प्रीवियस ईयर है, हम अपने मन से नहीं बनाए। सोना चांदी को थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट होता है, इसको हार्ड बनाने के लिए तांबा और चांदी का इस्तेमाल करते हैं सोना में। अनुवांशिक है, अनुवांशिक की जीन की बात करें तो जीन जो है वो अनुवांशिक इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से मतलब वहाँ से ट्रांसफर करता है। ये आपका कौन है? जीन है। अच्छा, जीन के बारे में और क्या चीज़ें हैं? जीजे मेंडल के बारे में पूछेगा। फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक कौन है? जीजी मेंडल है। फादर जेनेटिक कौन है? जीजी मेंडल है। ओके, जीन का इस्तेमाल सबसे पहली बार, जीन शब्द का इस्तेमाल पहली बार जॉनसन ने किया था। जीन शब्द का इस्तेमाल पहली बार जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने पहली बार जीन शब्द का इस्तेमाल 1909 में किया था। जीन शब्द का इस्तेमाल। डीएनए डीऑक्सीराइज न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए में नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो 4 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्यूनिन। पूछेगा सवाल कि इसमें कौन नाइट्रोजन बेस आपके नहीं पाए जाते हैं डीएनए में, तो क्या उत्तर दीजिएगा? क्या क्या पाया था? थाइमिन, साइटोसिन और ग्यूनिन और आपका एडेनिन। लेकिन वही आरएनए की बात करेंगे तो उसमें आपका क्या नहीं होता है? उसमें आपको देख लीजिए थाइमिन नहीं होता है, इसमें एडेनिन है, ग्यूनिन है, साइटोसिन, उस जगह पे उरासिल है। तो उरासिल आपके डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है। डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता। तो यही तो ध्यान रखना, एक उरासिल नाम आ जाएगा तो छाड़ देना है, ये डीएनए में बाबू नहीं मिलेगा, है ना। ये डीएनए में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए जब जीन के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जीन के बारे में हम लोग पढ़े, तो अब देखिए इसमें mRNA एक है, इसमें mRNA नहीं लिखा, ठीक है, लिख देते हैं। मैसेंजर आरएनए होता है,
mRNA का कहने का मतलब तो मैसेंजर आरएनए, ये जीन से राइबोसोम इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। जीन से राइबोसोम इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा mRNA, मैसेंजर आरएनए इस नाम इसका बोलते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाल पूछ देगा तो फंसना नहीं है, ठीक है। कहीं से भी सवाल पूछेगा, हम लोग इतना प्रिपेयर हो जाएं चीज़ों को लेके कि सवाल बनना ही चाहिए, ओके। अब कुछ तरह के सिंड्रोम है, क्रोमोजोम की संख्या कम बेसी होने से कुछ हो जाता है, वो देखिए। एक होता है टर्नर, ओके, देखिएगा ध्यान से, देखिए टर्नर सिंड्रोम की बात करेगा, है ना। तो पहली बात ये महिलाओं में होता है, किसमें होता है? फीमेल्स में, ठीक है। ये जिस सिंड्रोम जो है तो उस महिलाओं में बांझपन देखने को मिलेगा, क्यों? तो टर्नर सिंड्रोम, टर्न हो गया, टर्न में तो खत्म हो गया। 23 पेयर में जो 23वां पेयर है उसमें आपके एक्स क्रोमोजोम मिसिंग है, एक्स क्रोमोजोम मिसिंग है। तो एक्स 0 से डिनोट करते हैं, टर्नर सिंड्रोम को एक्स 0 से डिनोट करते हैं। 23 पेयर में एगो मिसिंग है, टर्नर सिंड्रोम हो गया। कौन सा सिंड्रोम हो गया तुमको? टर्नर सिंड्रोम हो गया, ओके। डाउन होगा, डाउन, ये डाउन सिंड्रोम जो है ना दोनों में होता है, मेल एंड फीमेल बोथ में होता है डाउन सिंड्रोम, है ना। इसमें इसको बोलते हैं 21 ट्राइसोमी, 3 क्रोमोजोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, 47 क्रोमोजोम आपके पास आ जाएगा। 21 नंबर वाला जो क्रोमोजोम होगा उसमें 3 पाए जाएंगे। उसमें कितने पाए जाएंगे? 3 क्रोमोजोम पाए जाएंगे, सर उसमें 3 क्रोमोजोम पाए जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोनों में होता है, मेल एंड फीमेल बोथ में होता है, तो 21 एक्स्ट्रा, है ना। इस बात को, एक होता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में बात करेंगे तो ये होता है केवल मेल में। बौने दिखते हैं ना, बौने दिखते हैं, मुंह बड़ा हो जाएगा, इस तरह से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं 47XXY। इसमें एक बाई एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एक बाई एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम को 47XXY बोलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये केवल मेल में, ये केवल फीमेल में, ये दोनों में, ठीक है। सर बात को और डिटेल से चीजों को देख लीजिएगा अगर आपके पास नेट हो तो ध्यान से। चिमनी से धुआं, देखिए अब चिमनी से धुआं कैसे निकलता है हमको नहीं पता, लेकिन हम कैसे बताएंगे इस चीज से, अब आप खुद आंसर दीजिएगा। चाय बना रहे हैं, है ना, चाय बना रहे हैं या पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ कर रहे हैं। अब देखिए ये जब अब कभी आग, जैसे आग के पास बैठिएगा तो दूर से आपको गर्म हो जाएगा शरीर, आपका हाथ गर्म होगा। तो ये जो हो रहा है ये रेडिएशन है। क्या रेडिएशन? ये क्या उसको बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? विकिरण बोलते हैं, विकिरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं, है ना। अब ये पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म हो के ऊपर जाएंगे, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? संवहन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड में हो या प्लाज्मा में हो या गैस अवस्था में हो, जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट्स नीचे से ऊपर की ओर होगा और हीट का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा या उष्मा का ट्रांसफर, कुछ भी हो, तो वो कन्वेक्शन कहलाएगा। और धुआं चिमनी से कैसे निकलेगा? हवा होते हुए, तो कन्वेक्शन हो गया, खत्म। तो कंडक्शन क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे मान लो यहाँ पे गर्म है तो ये भी गर्म, इससे करते पूरा गर्म, ये हो गया आपका। जो कभी पकड़ लेते हो गलती से ना, पूरा हाथ जल जाता होगा, तो वो आपका किससे है? कंडक्शन से है, मतलब चालन से है, खत्म हो गया। तो ऐसे चीजों को ध्यान में रखेंगे तो फिगर से तो सब कुछ याद हो जाएगा। इसमें मैं फिगर डालता हूँ हमेशा, ठीक है। लास्ट सवाल है हमारा है कि एंड्रोलिन को फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन बोलते हैं ना जी, गुस्सा डर के लिए होता है। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन महिलाओं में है, ये निकलता है, सेक्स हार्मोन है। इंसुलिन जो आपको सबको पता है, ग्लूकोज ये सब मात्रा के लिए। फेरोमेन्स जो है ना, वो साथी आकर्षित को करने वाला एक गंध है जो कि सब में नहीं पाया था। ये क्या है ना कि अट्रैक्ट, इस तरह के स्मेल्स निकलते हैं यहाँ, इस हार्मोन, इस तरह के हार्मोन्स एक तरह का ऐसा है कि उसमें से एक तरह का स्मेल, एक तरह खुशबू निकलती है, जिससे कि साथी जो होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं। जनरली एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, ये फेरोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरोमेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 37 सवाल को किया, 37 ने लगभग 40 सवाल को किया, लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। 1 घंटे का क्लास था और बहुत चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। तो देखिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो मैं बार बार तो नहीं बोलूँगा, बट अगर सेशन अच्छा लगता हो तो दबा के शेयर करो,
जहाँ भी हो हर जगह शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स जरूर करिए क्या दिक्कत, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि नहीं आप सही नहीं पढ़ा रहे, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, ये नहीं दिक्कत है, क्या है। ओके, बाकी क्लासेज आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेगा। अब भी जो मैंने बोला ना, ये जो आपको मैंने बोला कि जो मैराथन सेशन चलेगा, मैराथन सेशन जरूर देखिएगा। मैराथन सेशन एक बार देख लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, जितना जिसमें जीएस पूछता हूँ ना, बहुत सारे सवाल भिड़ेंगे, अच्छे तरीके से भिड़ेंगे। तो मैराथन सेशन देखना जरूरी है, साथ साथ ये सेशन को देखना जरूरी है। एग्जाम नज़दीक है, पढ़िए दबा के, करेंट अफेयर दबा के पढ़िए, अभी ध्यान दे के चीज़ों को। करेंट अफेयर को थोड़ा सा बांट के पढ़िए, है ना, कि एक रैंकिंग पढ़ रहे हैं, इंडाइसेस पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के, ज़्यादा नहीं कि बस एक किताब लिए पूरा रट रहे हो, ऐसा नहीं करना, वो सब टाइम वेस्ट है। तो मैराथन सेशन में आप लोग को सैटरडे एंड संडे और मंडे 3 दिन चलेगा। सैटरडे संडे हो सकता है संडे को 2 ले लूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बोल सकता। सैटरडे संडे तो कंफर्म है, 2 मैराथन सेशन चलेगा, एक आपका साइंस का और एक आपका सोशल साइंस का, है ना। तो ये दोनों मैराथन सेशन में आपको अवेलेबल होना है, आप लोगों को पूरे जोर शोर के साथ, और सब कुछ अंश देख लिया किस तरह का सेशन चलेगा, वो देख लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये रहा हमारा 7वां नंबर लेक्चर। अब लेक्चर नंबर 8 आएगा, है ना, लेक्चर नंबर 8 आएगा और ये कल आ जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल हम करवा देंगे लेक्चर नंबर 8। ओके, प्रीवियस ईयर लगभग हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। प्रीवियस ईयर में लगभग सारे प्रश्नों को कवर कर लिया। वैसे ही कुछ 40-50 प्रश्न होंगे जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं वो भी करवा दूंगा, कोई नहीं छूटेगा, है ना। जैसे ही ये दरोगा वाला पेपर सब लोग का आपका हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हम लोग आएंगे 70 बीपीएससी, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 70 बीपीएससी का पूरा तरीका बताएंगे, कैसे हम लोग को तैयारी करना है, पूरा शेड्यूल बना के। डेली वीकली टारगेट आपको मिलेगा, वीकली टारगेट कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसे करना, वो सब कुछ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से 70 बीपीएससी के लिए वीकली टारगेट आपको दिया जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ तैयार करके, है ना। जल्द थोड़ा सा वेट करिए चीज़ों को, है ना, जनवरी से पहले ही चलेगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, गुड नाइट।